हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। और जिस क्रम हम लोग पढ़ रहे थे उसी क्रम में आगे भी हमें पढ़ते रहना है। और जो भी सारे ईवीएस के कंटेंट पढ़ेंगे वो हम एनसीईआरटी पैटर्न पे, इसका जो सोल्यूशन होगा वो सभी होगा एनसीईआरटी पैटर्न पर। और जो प्रीवियस ईयर के पेपर हो चुके हैं उन्हीं के आधार पर हम इन तरह के जो प्रश्न हैं उन सभी को हल करेंगे और उनके आधार पर ही प्रश्नों की सीरीज हम आपके लिए लेकर आएंगे। हम इन तरह के जो प्रश्न हैं उन सभी को हल करेंगे। तो जैसे ही आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़िएगा, सबसे पहला काम, आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, फिर लोगों तक पहुंचाइएगा। ठीक है, जब आप लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे तो ये लगेगा कि हम और आप मिलकर एक बेहतर काम कर रहे हैं। तो जो आपके सामने सीरीज दिख रही है प्रश्न की, कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरण को करके देखो को शामिल किया गया है। क्या करो? करके देखो, जिसका उद्देश्य क्या है। तो सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें कि जो करके देखो अध्ययन को शामिल किया गया है जो प्रकरण में पर्यावरण के पाठ्यपुस्तक में, खासकर 1 to 5 में, उसका उद्देश्य क्या है। तो सभी लोग फटाफट कमेंट कर रहे हो, कमेंट करके बताएं कि इसका उद्देश्य क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। फटाफट सभी लोग कमेंट करके जवाब दें। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो पहला काम, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और सभी लोग आपके साथ मिलकर अच्छी तरह से एनसीईआरटी का जो निचोड़ है उसकी अध्ययन अध्यापन की जो क्रिया है वो और तेज गति से करना शुरू कर दें। तो फटाफट आप लोग जवाब दें, इसका उत्तर क्या होगा। कह रहे हैं कि घर में जो शिक्षार्थी हैं, इस यहाँ पे दे रहा है कि जो घर में शिक्षार्थी हैं उनको व्यस्त रखने के लिए जी नहीं, परीक्षा में निष्पादन सुधार के लिए जी नहीं, वैज्ञानिक शब्दावली परिभाषा के लिए जी नहीं। इसका एकमात्र उत्तर होगा वो होगा दूसरा। क्या होगा? प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। जी हाँ, इस दिए गए प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वो 20 का राइट आंसर होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक है उसमें कर के सीखों को शामिल किया, जिसमें ये उद्देश्य होता है हस्तपरक अनुभव को उपलब्ध करना, ताकि जो बच्चे हैं वो हाथ से काम कैसे किया जाता है इस काम करने को लेकर जुड़े। जबकि परीक्षा में निष्पादन, वैज्ञानिक शब्दावली परिभाषा, इसका मात्र उद्देश्य नहीं है। तो जितने लोगों ने इसका उत्तर बी बताया है उन सभी के प्रश्नों के जवाब पूरी तरीके से सही है। जैसे आप लोग इस वीडियो में जुड़िएगा, सबसे पहला काम लाइक और शेयर करिएगा। जिन लोगों ने इसे शेयर और लाइक कर दिया है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि लाइक और शेयर करने से आपके पैसे तो नहीं करते हैं लेकिन लोगों तक सूचनाएं जरूर पहुंच जाती हैं। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो गया? 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ हम आप बढ़ते हैं, तब तक आप लोग भी जुड़े रहेगा ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ। आप चाहे इस प्रश्न के स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है और उम्मीद करता है आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो जरा आप लोग कमेंट करके बताइए, एक अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। सभी लोग फटाफट, जो लोग भी लाइव देख रहे हैं, पहले तो कमेंट करके जवाब दें। उसके बाद जवाब देने के बाद तब इस प्रश्न का उत्तर हम लोग व्याख्यात्मक रूप से जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमें वही पढ़ना है जो एनसीईआरटी की परीक्षाओं में आते हैं, जहाँ से एनसीईआरटी में हूबहू पूछे जाते हैं, जहाँ से एनसीईआरटी में सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। क्योंकि हम लोग को केवल एनसीईआरटी टारगेट करना है। बाकी आपको भी मैं यही सलाह दूंगा कि आप भी केवल एनसीईआरटी को ही टारगेट करें। जी हाँ, क्योंकि हमारे ऑनलाइन क्लास नोट सभी एनसीईआरटी पैटर्न पर ही मिलते हैं। प्रश्नों की स्क्रीनशॉट भी आप करते चलिएगा जहाँ जहाँ आपको उचित लगे। बताइए फटाफट इसका क्या होगा। देखिए, अगर हम पर्यावरण में दत्त कार्य की बात करेंगे तो अनुशासन बनाए रखना तो आपको पता होना चाहिए। अनुशासन नहीं बनाया जाता प्राथमिक कक्षा के लिए। समय का सदुपयोग करना ये भी कोई नहीं है। पाठ को दोहराना ये भी गलत बात है। इसका मतलब एक ही विकल्प यहाँ पे आपका बचता है जो आपको दिखाई दे रहा है, वो है विकल्प ए, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। इसलिए दिया गया जो प्रश्न है उसका विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। ए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, इसका सही जवाब होगा। माने पर्यावरण में दत्त कार्य का उद्देश्य होता है कि जो अधिगम है उसके विस्तार का पूरी तरह से अवसर उपलब्ध कराना, ताकि जो बच्चे जाकर घर पर रहकर, क्लास में रहकर काफ़ी कार्य करें, उनको बेहतर करें। ठीक है, उनके काम को अवसर दिलाना, उनके जो अधिगम विस्तार है, जो अध्ययनशील है, उसको आगे बढ़ाना। इसलिए दिए गए प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा ए इसका राइट आंसर होगा। क्या आप लोग को ये क्लास समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है, अगर आप इस प्रश्नों के जवाब देते जा रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आप इसे शेयर नहीं करते हैं इसका मतलब ये है कि आपको हमारे पढ़ाने में कहीं ना कहीं कमी रह गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट चाहता प्रश्नों के लेते रहें। अगला भी प्रश्न आपके सामने आ चुका है और उम्मीद करता है आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। यह प्रश्न क्या कह रहा है
कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर भ्रमण, यहाँ पे देख रहे चिड़ियाघर भ्रमण के आयोजन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि चिड़ियाघर में अभिभावकों को मतलब आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, फटाफट कमेंट करके सवालों का जवाब दें। और इसको हम लोग प्रीवियस ईयर के जो पेपर के प्रश्न आए हुए हैं और एनसीईआरटी, इन्हीं के आधार पर हम पूरी प्रश्नों की सीरीज को हल करेंगे। ये क्लासेस प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध रहती है। अब अपने सभी साथियों को ई लर्निंग विद दुर्गेश पर 9:30 बजे जोड़कर जरूर रखा करें। सभी लोग बताएं, फटाफट कमेंट करें, देखते हैं किसमें कितना दम है। सभी लोग बताइए। देखिए इसमें एक एक करके बढ़ते हैं। कह रहा शिक्षा गुणवत्ता के बारे में अभिभावक को संतुष्ट करना, जी नहीं, हमें ये ऐसा काम नहीं करना है। शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, देखिए ये भी उप नहीं हुआ है। नित्य शिक्षण कार्यक्रम था, ये भी नहीं है। देखिए यहाँ पे जो उत्तर है वो हम लोग को दिखाई दे रहा है, शायद आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो आपका विकल्प होगा, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम उपलब्ध कराना, इसका उपलब्ध ये विकल्प इसका राइट आंसर होगा। जिसका विकल्प जो है वो चौथा इसका राइट आंसर है, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। जी हाँ, आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि इसका उत्तर जो होगा वो चौथा इसका राइट आंसर है। तो क्या आप लोग को समझ में आ गया? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, देखिए अगर पर्यावरण में आप चिड़ियाघर में भ्रमण शिक्षण विधि का आयोजन करते हैं, जिसका उद्देश्य है कि सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराएंगे, कि बच्चे वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे नज़दीक से देखेंगे चिड़ियाघर क्या होता है, जानवर कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, उनको कैसे रखा जाता है, किस जानवर को कैसे कैद किया गया है, वहाँ पे जाना हम लोग को नहीं है। तो इस सारी बातों के बारे में हम बच्चों के साथ रहकर वहाँ पर सीख सकते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट भी अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, इसको अपने व्हाट्सएप पे, स्टेटस पर, अन्य जगह भी डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तब तक आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, कम से कम हर एक प्रश्न को 10-10 लोगों को जरूर शेयर करें। आप कम से कम एक एक प्रश्न को आप 10-10 लोगों तक जरूर शेयर करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ से कुछ तो जरूर बताएंगे। कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। माने यहाँ पे 3 उद्देश्य है, एक उद्देश्य नहीं है। तो आपको कमेंट करके बस वही उद्देश्य बताना है जो उद्देश्य नहीं है। और प्रश्न की आप स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे डाल दें, ताकि आपके साथ के जो साथी मित्र हैं उनकी भी जो जीएस की सीरीज है वो यहाँ से काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। तो फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएँ, सभी लोग, जो लोग भी लाइव देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक एक करके हम लोग देखते हैं कि जो बच्चों के संस्कृति अभ्यास को, विविधता को सम्मान करना, योग्य बना। देखिए बच्चे जो हैं, हमें जो संस्कृति है, कल्चर है, जो विविधता उसमें है, उनका सम्मान करना चाहिए। आपको पता है कि भारत अनेकता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए हमें सभी धर्म, सभी की धर्म, त्यौहार, जाति, सभी का सम्मान करना चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए। तो सही बात है, बच्चों को समाज में एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में योग्य, देखिए बच्चों को एक समाज के जिम्मेदार सदस्य के रूप में उन्हें आगे बढ़ने के योग्य बनाना है, उन्हें सिखाना है, ये भी सही है। फिर कह रहा है शिक्षार्थियों को विद्यमान विचार और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बना। जी हाँ, वो आपके से प्रश्न कर सके, आपसे पूछ सके, इसके भी योग्य बनाना है। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है, माने कौन सा विकल्प यहाँ पे गलत है। तो आप यहाँ पाते हैं कि यहाँ पे विकल्प नंबर 1 ही गलत है। कैसे गलत है, आइए इस बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान करते हैं। यहाँ पे बच्चों को मुख्य शब्दावली और परिभाषा याद करने की बात कर रहा है। हमको, आपको मैंने कई बार बताया है, एनसीएफ 2005 याद करने पर, रटने पर, इस सब चीज़ों पर बल नहीं देता। अगर इन पर बल देता है तो आप लोग ये जानते रहिएगा कि यहाँ पे आपको रटवाना नहीं है, याद नहीं करवाना है, कंठस्थ नहीं कराना है। ये सारी बातें अगर आपको पता है तो कभी भी सीटेट में आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, कभी यहाँ से प्रश्न आपके अंक जो है हमेशा मिलेंगे। देखिए सामाजिक विज्ञान के में शिक्षार्थियों को सबसे ज़्यादा उद्देश्य होता है उनके विचारों को, विद्यमान जो विचार अभ्यास करने के योग्य, समाज के जिम्मेदार सदस्य के रूप में आगे बढ़ाना, सभी संस्कृति कल्चर का सम्मान करना, ये हमें आपको करके बताना है, ठीक है। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। आप चाहें तो इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने फेसबुक पे, इंस्टा के, कहीं भी आप इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई वाटरमार्क नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है और आपको शायद दिखाई भी दे रहा होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य में अधिक प्रभावी होगा? तो फटाफट आप लोग कमेंट करें, कमेंट करके अपना जवाब दें। सभी लोग जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग पहले इसका जवाब दें। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें। जी हाँ, मनोज मनोज जी आपने सही कहा है इस बात को। चलिए बताइए, क्योंकि क्लास के टाइम आपको पता है, ये क्लास 9:30 बजे स्टार्ट हो जाती है। 9:30 बजे, जी हाँ, रात 9:30 बजे ईवीएस की महागाथा सीरीज आपकी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए आप लोग लाइव आ जाएगा एकदम टाइम से। इसकी लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलती है। देखिए यहाँ पे इसकी जो उपयोगिता है, शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्नोगल लिखने के लिए कहना ये गलत है, अधिक प्रभावशाली नहीं है। संबंधित मुद्दों विशेष व्याख्यान का आयोजन करना ये भी, क्योंकि प्राथमिक कक्षा की बात हो रही तो ये भी गलत होगा। फिर कह रहा है शिक्षार्थी संबंध में सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करना, देखिए यहाँ पे ये भी गलत है। तो फिर जब गलत है तो सही क्या है भैया? सही क्या है तब? आइए सही क्या है उसके बारे में भी जानते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो आपका सबसे सही विकल्प निकलेगा वो है आपका चौथा। जितने लोगों ने चौथा लगाया है उनके जवाब पूरी तरीके से सही हैं। उनके जवाब क्या होंगे? पूरी तरीके से सही होंगे। क्या? शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करें और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना के लिए कहना। इसलिए दिए गए प्रश्न का उत्तर डी का राइट आंसर होगा। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया था उन सभी के जवाब सही है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँगा कि जो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता माने जो साक्षरता स्तर का जो दर कम हो, वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देने के लिए सभी बच्चों को संबंधित जानकारी एकत्रित करें, उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहा जाए। इसमें बालक जो होते हैं मूल समस्याओं से अवगत हो पाते हैं और उसमें अपने आप को महसूस कर पाते हैं। इसलिए उपयुक्त जो प्रश्न है वहाँ पे इसका उत्तर जो होगा, उत्तर क्या होगा? चौथा इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? चौथा उत्तर इसका सही होगा। तो आप लोगों को, जितने लोगों ने सही था वो लोग लगातार आप लोग अपना बेहतर देते रहे और अपना बेस्ट देते रहे और हमें क्लास में आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। सिलेक्शन की गारंटी हो, परीक्षा आज हो चाहे कल हो चाहे जब हो, पहले अपने आप में आप तैयारी हो जाइए। ठीक है, ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप चाहे इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट अपने साथ क्लिक कर सकते हैं। जी अगर चाहे इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट आप क्लिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है और आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। तो बताइए सभी लोग, रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता, क्या नहीं करता? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें। सभी लोग फटाफट जवाब दें, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए जवाब देंगे, यहाँ पे आप चाहे जितनी गलतियाँ करेंगे सब माफ है, लेकिन अगर आप परीक्षा हाल में गलती करेंगे तो एक एक नंबर आपके लिए मायने रखता है। और आप लगातार अगर इस तरह से पेपर को हल करते रहेंगे तो ये उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन होना तय है। तो सभी लोग केवल पढ़ने पे फोकस करें और अपने प्रश्नों के जवाब जरूर देते रहें। ठीक है, देखिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। क्या नहीं करता? देखिए शिक्षार्थियों को सीखने को बढ़ाना ये तो करता, क्योंकि आपका उद्देश्य यही है। शिक्षण में कमियों की पहचान, देखिए ये भी करना कि कमियां नहीं को पहचानेंगे तभी तुम सुधार करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है बच्चों को सिखाना। ठीक है, बच्चों को सिखाना। ठीक है, शिक्षार्थियों को अधिगम रिक्तियों को पहचान। देखिए बहुत सारे शिक्षार्थी ऐसे होते हैं जैसे उनकी अधिगम में समस्या होती है, उनको पहचाने। जैसे अगर अभी हमारी जो सीटेट की परीक्षा है जब तक नहीं हो रही है तब तक हमें क्या करना चाहिए? अपनी कमियों को देखना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए, ताकि जब भी हम परीक्षा दें तो हमारा 120 प्लस आए। इस बात पे हमें फोकस करना चाहिए। हमें इस बात पे नहीं फोकस करना चाहिए परीक्षा कब होगी, उससे ज़्यादा मायने रखता है हमारी तैयारी क्या क्या है। तो हमें अपनी तैयारी फोकस रखना चाहिए। वैसे यहाँ पर भी है कि हमें शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग, रैंकिंग, इन सभी पर हमें शामिल नहीं करना चाहिए उनके आकलन में। और जो गलत है वही सही है, क्योंकि इस परीक्षा का में पूछा गया है कौन सा विकल्प गलत है, यहाँ पे लेकर नहीं पूछा है। तो जो गलत है वही सही है, अर्थात इसका विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ, इसका ए विकल्प सही होगा। जी हाँ, प्रतिदिन रात 9:30 बजे एनसीईआरटी पैटर्न पर सीटेट ईवीएस की महागाथा आपकी ई लर्निंग विद दुर्गेश पर चलती है। आप लोग प्रतिदिन टाइम से लाइव आ जा करिए, प्रश्नों के स्क्रीनशॉट भी ले लिया करिए, ताकि इसे अपने फेसबुक पे, अपने
व्हाट्सएप पे, अपने ट्विटर पे, हर जगह से डाल दिया करिए, ताकि आपके साथी मित्र भी ज्ञान अर्जन करते चले, क्योंकि ज्ञान अर्जन सबसे बड़ा अर्जनों में से एक कहलाता है। तो आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? सभी को समझ में आ गया? क्यों इसका उत्तर ए हुआ? क्योंकि जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में नहीं पूछा है, नकारात्मक वाला प्रश्न है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। नीचे कुछ क्रियाकलाप दिया गया है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है। आप सब इतने अच्छे स्टूडेंट हैं। ईश्वर करे, मैं भगवान से प्रार्थना ये करूंगा आप सभी का, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देखते हैं, प्रतिदिन आके टाइम से देखते हैं, लोगों को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उनका सीटेट में चयन जरूर होगा। ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। और आपकी मेहनत इतनी अच्छी है, आपका चयन होना 100% है। लेकिन दोस्तों, केवल हमें सीटेट क्वालिफाई नहीं करना, इसके बाद की हमें अगली तैयारी है, जो केबीएस की और जो सुपर टेट की है, हमें उस पर भी फोकस करना होगा। इसीलिए आप सभी लोग, केवल जितने लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, सभी लोग अच्छे स्टूडेंट जो हैं, वो साथ ही साथ तुरंत बाद सीटेट के बाद केबीएस सुपर टेट पे टारगेट करेंगे। ये नहीं देखेंगे हमारी वैकेंसी कब आएगी, परीक्षा कब आएगी। आइए हम अब प्रश्न पे चलते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? केवल सिलेक्शन। नीचे कुछ क्रियाकलाप दिए गए, खानों का उत्खनन अर्थात खुदाई करना, बांधों का निर्माण कराना, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां जड़ी बूटियां इकट्ठा करना, बांस की टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इनमें से कौन से क्रियाकलाप है जो जंगल से गायब होने के लिए, जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है? मतलब वृक्ष का कटाव। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वृक्षों का कटाव। प्रश्न का मतलब यह है, इसमें कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो वृक्ष के कटाव के लिए जिम्मेदार है? तो सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं कि इसमें से कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो वृक्षों के कटाव के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। मैं उम्मीद करता हूं जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो फटाफट इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। जी हाँ, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी लोग बताएंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। और केवल एनसीईआरटी पैटर्न पे आपको बताना है। केवल इसका उत्तर आपको एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर देना है। क्या आपको क्लास की टाइमिंग पता है? आप लोग टाइम से लाइव नहीं आ पाते। देखिए, इस प्रश्न में क्या होगा, अगर हम बांध का निर्माण करेंगे, किसका? सॉरी, ओ माय गॉड, देखिए, एक मिनट रुकिएगा, कहाँ चला गया जी? वेट, सॉरी। देखिए, जब हम बांधों का निर्माण करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब हम बांध का निर्माण करते हैं, जैसे अगर हम बांध बनाते हैं, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे जब हम बांध का निर्माण करते हैं बड़े से डैम का, तो हमने एक बार पढ़ाया था, समझाया था, जब हम डैम का निर्माण करते हैं वृक्षों को काटा जाता है, इसलिए बांधों का जब निर्माण करेंगे। फिर दूसरा क्या है कि जब खानों की खुदाई होगी, जब खान की खुदाई होगी तो बड़ा क्षेत्र, एक बड़ा लंबा इलाका क्या करेंगे, उसे काट कर वृक्ष से हटाया जाएगा। जबकि फूल पत्तियां जैसे बाजार में जड़ी बूटी इकट्ठा करेंगे तो पेड़ के नहीं कटेंगे, बांस की टोकरी बनाएंगे जंगल नहीं कटेंगे, पत्ते बीनने से जंगल नहीं कटेंगे। इसलिए इसका उत्तर जो होगा ए और बी होगा। मतलब अगर आप खानों की खुदाई करते हैं, बांधों का निर्माण करते हैं, तो क्या होगा, वृक्ष जो है वो लगातार कटने शुरू होते हैं। माने वृक्षों का जो कटाव है उसके लिए दो चीज़ें जिम्मेदार है, खुदाई और बांधों का निर्माण, क्योंकि कई बड़े स्तर पर, ठीक है। इसलिए बाजार में जो जड़ी बूटी इकट्ठा की जाती है तो पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, इसलिए इसका उत्तर ए और बी अर्थात इसका विकल्प तीसरा सही होगा। डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पत्तियों को इकट्ठा करने की बात की जा रही है, तोड़ने की बात नहीं की जा रही है, काटने की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए और बी राइट आंसर है, अर्थात इसका विकल्प तीसरा सही है। तो क्या आप लोगों को समझ में आया? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, अगर समझ में आ गया हो तब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्लियर हुआ? एनी डाउट किसी को तब पूछ सकता है। आप इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें, क्योंकि स्क्रीनशॉट अगर अपने पास सुरक्षित रखेंगे तभी आप हम सिलेक्शन के और नज़दीक पहुंच पाएंगे। स्क्रीनशॉट इस प्रश्न की रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न कह रहा है कि कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। तो आप बताइए कांसे के बारे में सही कथन क्या होगा? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें। देखिए, आप इस पढ़ाते समय जितनी भी गलतियां करेंगे सब माफ है, परीक्षा हाल में गलती नहीं होना चाहिए। इसलिए सही या गलत, तो आप लोग सभी लोग प्रश्न का जवाब दिया करिए, सभी लोग जवाब दिया करिए। चाहे जितने लोग भी इस वीडियो को लाइव देखते हैं सभी लोग प्रश्न के जवाब जरूर दिया करिए, चाहे कुछ भी हो, गलत ही हो लेकिन जवाब दीजिए। लाइक और शेयर जरूर करिए,
आप मेरे लिए जो भी कर सकते हैं इतना करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। प्रतिदिन कम से कम आप 10 लोगों को जोड़िए, 10 लोग को केवल शेयर करिए, 10 लोग को बताइए लेनी बुजुर्गेसी क्लास के बारे में, अगर आपको बेहतर लगे तो। देखिए यहाँ पे कह रहा है, अगर हम इसके बारे में जानेंगे, कांसा लोहे चांदी के स्वर्ण की भांति तत्व होता है। बताइए आप लोग, पहले आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या। सभी लोग बी बता रहे हैं। बी माने, आप लोग उत्तर इसका बी माने ये बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कांसा को तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। जी हाँ, सही बात है। फिर कांसा अत्यंत मजबूत होता है, इसमें तोप तथा मूर्ति की बूथ बनाई जाती है। जी हाँ, सही है। इसलिए इसका उत्तर जी हाँ दूसरा एकदम राइट है। जी हाँ, जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है उन सभी का उत्तर पूरी तरीके से सही है, और ये पूरी तरह एनसीईआरटी में दिया गया है। इसका मतलब बहुत ही अच्छे हैं आप लोग, इसका मतलब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, चाहे क्योंकि बिना एनसीईआरटी पढ़े, चाहे हमारी नोट्स पढ़े, चाहे हमारी क्लास पढ़े, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, इससे बात स्पष्ट होता है आपकी तैयारी वास्तव में काफ़ी अच्छी है। और भगवान करे आप सभी लोग का सीटेट एक अच्छी तरीके से हो जाए, उसके बाद आप सीटेट के बाद अध्यापक बनने की राह आपके लिए और आसान हो जाए। तो आगे बढ़ें, क्या आप लोग को समझ में आ गया? तो फटाफट आप इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए अपने पास, ताकि हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। क्लियर? एनी डाउट किसी को? ठीक है, देखिए यहाँ पे आप तो पहचान रहे होंगे सब दुर्गेश जी को। ठीक है, तो ई लर्निंग विद दुर्गेश में ऑनलाइन नोट्स घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं देख लीजिए यहाँ पे, सुपर टेट नोट्स, और यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया। हो सकता है इसकी स्क्रीनशॉट कभी आपको जरूरत पड़ जाए, इसकी भी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें। ठीक है, घर बैठे सभी एनसीईआरटी नोट्स। चलिए अब हम आते हैं सवाल की तरफ। चलिए यहाँ पे आपके सवाल आ चुके हैं, प्रश्न आ चुके हैं। गांधीधाम गुजरात में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल, मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद, आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। सफ़र किस दिशा से किस दिशा की तरफ जाएगा? सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। चलिए फटाफट सभी लोग कमेंट करें, जो लोग भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें। मैं मैप बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर बहुत अच्छा ना बने तो आप लोग हंसीएगा नहीं कृपया। ठीक है, मैं मैप बनाने का प्रयास तो कर रहा हूँ, लेकिन अगर सही नहीं बनेगा तो आप लोग हंसीएगा नहीं। ठीक है, माना ये मैप है, बहुत अच्छा तो नहीं बन पाया, लेकिन माना ये भारत है। ठीक है, बहुत खूबसूरत तो नहीं बन पाया, माना भारत है। अब कह रहा है कि गांधीधाम गुजरात, गांधीधाम कहाँ है? गुजरात यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे गुजरात है। अब गुजरात से कोई व्यक्ति पहले भोपाल जाता है। कहाँ जाता है? सबसे पहले वो गुजरात से भोपाल जाता है। भैया भोपाल कहाँ है आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं पहले दिशा बना देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। अभी बीच में भी यहाँ पे दिशाएं और होती हैं। कैसे? आइए, इसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, इसे साउथ वेस्ट कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये नॉर्थ वेस्ट होता है और ये साउथ ईस्ट होता है। अब अच्छे से समझिए आप लोग, ये साउथ ईस्ट होता है। ठीक है, सभी लोग शेयर कर दीजिए, सभी को शेयर कर दीजिए। अब वो कह रहा है कि पहले कहाँ पे है। अब यहाँ पे गुजरात से वो भोपाल जाता है। कहाँ है? भोपाल यहाँ है। पहले यहाँ से यहाँ जाता है, मैंने इधर से इधर की तरफ गया, मैंने पहले कहाँ जाता है? पहले वो पूरब दिशा की तरफ जाता है, किधर? ईस्ट की तरफ जाता है। फिर उसके बाद हैदराबाद जाता है। हैदराबाद कहाँ है आपको पता है? हैदराबाद कहाँ है? फटाफट बताइए, हैदराबाद कहाँ है? तो फिर यहाँ से वो हैदराबाद निकलता है। मैंने अब कहाँ जाता है? अब वो है हैदराबाद नीचे, फिर वो किधर जाता है? इधर जाता है। तो पहले ईस्ट गया, फिर साउथ, माने पहले वो पूर्व गया, फिर वो किधर गया? दक्षिण गया, फिर किधर गया? वो दक्षिण गया। ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप लोग नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे तो कैसे होगा। देखिए पहले वो कहाँ गया? ईस्ट गया, गांधीधाम से भोपाल गया, फिर वहाँ से किधर गया? साउथ की तरफ गया। तो मैंने पहले पूरब दिशा में गया, फिर वो साउथ में गया। इस प्रकार पहले पूर्व दिशा, फिर दक्षिण दिशा। अब आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ पर वह इस समय पहुँचा है। ठीक है, फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके आप लोग बताएं, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। इसका मतलब इसका उत्तर जो होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? दूसरा सही होगा। तो क्या आप लोगों को समझ में आया? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं केवल इतना बताएं, क्या आपको ये क्लास समझ में आ रही है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। आप लोग अगर समझेंगे नहीं, देखिए एक दिन मैं भारत का मैप पूरा लेकर मैं मानचित्र पढ़ाऊंगा वैसे, लेकिन आपको समझ में आया? अगर आया तो इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट लीजिए और कम से कम 10 लोग को शेयर करिए। आप लाइक करिए। अब कहेंगे विद्या माई का समय शेयर करिए, तो आप शेयर करते हैं, कहेंगे विद्या माई का समय लाइक हो तो लाइक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
आप शेयर करिए और आप पढ़िए। आपको कहीं दिक्कत होती है तो कमेंट करके पूछिए, हम आपको जरूर बताएंगे। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। बताएं आप लोग, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। ठीक है, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। चलिए यहां से स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे। कह रहा है किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था, एक सेमी बराबर 110 मीटर, 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेमी हो तो उनकी वास्तविक दूरी क्या है? बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल प्रश्न है। और आप लोग सभी को, अच्छा विद्यामय कसम ना दे, ठीक है, अरे ऐसे जस्ट किडिंग, आप लोग परेशान ना हुआ करिए। ठीक है, तो बताइए फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, कम से कम लोगों तक पहुंचाइए। अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। ये क्लासेस प्रतिदिन 9:30 बजे चलती है। बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, आप भी क्या याद करेंगे। आज ये प्रश्न पढ़ने के बाद कभी आपका जीवन में यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होगा। और डेली क्लास के लिए आप दुर्गेश सर सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे जरूर जुड़िएगा। देखिए इस प्रश्न को मैं आपको समझाऊंगा। देखिए 1 सेमी है, देखिए यहाँ पे 1 सेमी बराबर 110 मीटर दिया है। कितना? 110 मीटर दिया है। अगर हम 15 सेमी की बात करें तो इसमें क्या करेंगे, 1 गुणे 15 सेमी किया तो 110 में भी, मीटर में भी क्या करेंगे, 15 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा। तो हमने ये देखा कि जो मानचित्र था वो क्या हो जाएगा कि 15 सेमी बराबर, 15 सेमी बराबर क्या होगा, 15 गुणे 11 करेंगे क्या हो जाएगा, 165 जीरो, इतना मीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि मानचित्र के दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेमी है, इन दोनों के बीच वास्तविक दूरी क्या होगी। अब वास्तविक दूरी पूछा है, अब किलोमीटर में दिया है, ये मीटर में है। अब इस मीटर को किलोमीटर में बदल दीजिए। किलोमीटर में कैसे बदलेंगे, अब हम जानते हैं चूंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1000 मीटर, इसलिए इसलिए क्या करेंगे, 1650 बटे 1000 कर देंगे। तो बटे क्या हो जाएगा, 1.650 किलोमीटर, किलोमीटर, बस। क्योंकि मीटर में कोई सवाल ही नहीं है, इसका मतलब 1.65, 1.65 किलोमीटर, दशमलव में ये देखिए, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। तो अब बताइए जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, क्या सबको समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया। सीधी सी बात है, जब 1 सेमी बराबर 110 है तो 15 सेमी में 110 का गुणा कर देंगे और उसे 1000 से भाग देंगे। इसको ले लीजिए, फिर मैं एक लाइन में से बताऊंगा। पहले इसकी स्क्रीनशॉट आप क्लिक कर लीजिए, फिर मैं इस प्रश्न को एक लाइन में बताऊंगा कि एक लाइन में आप कैसे लगाएंगे। पहले मैंने आपको व्याख्या करके बता दिया ताकि भविष्य में यहाँ से प्रश्न गलत ना हो। जब आपको समझ में आ गया तो एक काम केवल इतना करिए कि पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें, ताकि मैं इसको जब दोबारा बताऊं। ये ईवीएस है, जी हाँ, ये ईवीएस है, ई लर्निंग विद दुर्गेश पे आप ईवीएस पढ़ रहे हैं। ईवीएस में ऐसे प्रश्न आते हैं, मैपिंग तो है ना आपके सिलेबस में। स्क्रीनशॉट हो गया। अब मैं एक लाइन बता रहा हूँ, सभी लोग स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें, सभी लोग। अब मैं इसकी एक लाइन बता रहा हूँ। देखिए इसमें क्या करते हैं, 1 सेमी बराबर 110 मीटर है, ध्यान से देखिएगा, 1 सेमी बराबर 110 मीटर है, तो कुछ नहीं करते, यहाँ पे 110 गुणे 15 करेंगे, ये मीटर में आएगा, इसे बदलना किलोमीटर में, तो 1000 से भाग दे देंगे। 0 से 0 कट गया, ऊपर करेंगे तो 165 बटा 100, तो ये 2 पे दशमलव जाएगी, 0.65 किलोमीटर। बस ये एक लाइन में ऐसे लगेगा। अगर बाद में आपको इसे एक लाइन में लगाना हो तो ऐसे लगाइएगा, बाद में वैसे मैंने आपको इसके पहले बता दिया है व्याख्या करके कि उसका बड़े में उत्तर कैसे आएगा। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि वास्तविक दूरी मानचित्र पे कितना होगी, क्लियर हो गया। तो आगे बढ़े हम। आपको क्लास कैसी लग रही है? अगर बहुत समझ में आ रहा हो, आपको अगर समझ में आ रहा हो तो वाई लिखे, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप यन लिखे, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको सिलेक्शन दिलाना है। मेरी इस बात की गारंटी, सीटेट आपको क्वालिफाई कराना है। और प्रतिदिन रात 9:30 बजे, रात 9:30 बजे आप लोग ईवीएस की महागाथा सीरीज पढ़ना ना भूलिएगा। 9:30 बजे प्रतिदिन, जी हाँ 9:30 बजे प्रतिदिन। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, तब तक आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगला है कि शायद आपको प्रश्न दिख रहा होगा, माउंट एवरेस्ट एक भाग है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और इस प्रश्न का जवाब जो नहीं देगा उसका मतलब उसको मेरा पढ़ाना कोई क्लियर नहीं हुआ। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें, सभी लोग, सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें। मैं बहुत अच्छा तो नहीं बन पा रहा, लेकिन माना ये भारत का मैप है। ठीक है, माना ये भारत का मैप है। देखिए बहुत खूबसूरत तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन माना ये भारत का मैप है। अब आपको बताना है माउंट एवरेस्ट कहाँ। देखिए जो माउंट एवरेस्ट है, ध्यान से देखिएगा, जो माउंट एवरेस्ट इस तरह से है, ये देखिए, ये है हिमालय,
हिमालय है। ठीक है, जो हिमालय है इसकी लंबाई जो है, जो इसकी लेंथ है वो कितना है पता है? 2500 किलोमीटर। कितना है? 2500। इसकी जो ब्रीथ है, इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 25 किलोमीटर है। इसकी जो हाईएस्ट ऊंचाई है, लार्जेस्ट, अगर इसकी लार्जेस्ट हाइट देखा जाए तो 8848 मीटर, कहीं आपको 50 मिल जाएगा। तो इसकी एवरेज हाइट, अगर इसकी एवरेज हाइट की बात करें तो 6100 मीटर है। ठीक है, लेकिन अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें जो 8848 मीटर है, जो 8848 मीटर है वो यहाँ पे है, यहाँ पे इस क्षेत्र में है। देखिएगा वो इस क्षेत्र में है, और ये क्षेत्र कहाँ पे है? नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को, जो हिमालय का एक सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है, यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और हिमालय को, जो हिमालय है उसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। सागर माथा के नाम से जानते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताएं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर आपको समझ में आ गया हो, इस वीडियो को अपने कम से कम 10 साथियों को जरूर भेजिएगा। प्रतिदिन रात 9:30 बजे ईवीएस की क्लास लाइव होती है आपकी। 3 बजे षष्ठी, 4:30 बजे विज्ञान शिक्षण, 6:30 बजे सीडीपी, 7:30 बजे मैथ, 8:30 बजे संस्कृत, 9:30 बजे ईवीएस। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सभी लोग बताएं। गलती से कहीं लिखा गया होगा, लेकिन 8885 है, 48 या 50। ठीक है, वो हमारे नोट्स में गलती से लिखा गया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? यहाँ से आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा, हो सकता है आपके काम में आ जाए। स्क्रीनशॉट क्लिक किया? समझ में आ रहा है सबको? आगे बढ़ते हैं। अभी आपके पास अगला प्रश्न आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आप लोग को हल करके बताएं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। आपके सामने एक प्रश्न आ चुका है, सभी लोग शेयर करें, सभी लोग शेयर कर दें। अब ये ना कहें विद्या माई कसम, सभी लोग शेयर करिए। देखिए यहाँ पे उत्तरदायित्व का अध्ययन कीजिए। अन्य लोगों को सामान उठाने में मदद करना, अन्य लोगों को सामान उठाने में मदद करना, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबसे लिए खाने पीने का इंतजाम करना, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। अगर आप माउंटेनियरिंग में लीडर की जिम्मेदारी में से निभा रहे हैं तो इसमें से आप क्या करेंगे? फटाफट आप लोग कमेंट करके जवाब दें। अगर आप माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें, सभी लोग जवाब दें। देखिए जो लीडर होता है वो सभी का मदद करता है, माने सभी के सामान उठाने में मदद करेगा। ये इसका राइट हुआ। अब आगे क्या करेगा? अब वो कह रहा है जो चल ना पाओ उसे रुकने के लिए कहना, जी नहीं, ये आपका कर्तव्य है। आपका कर्तव्य है, ग्रुप लीडर है तो मतलब आप सबको साथ लेकर चलेंगे। क्या करेंगे? सब साथ लेकर चलेंगे। कह रहा है जो चल ना पाओ उन्हें रुकने के लिए कहना, जी नहीं, उनको भी आप लेकर चलेंगे। लीडर का मतलब ये सभी को लेकर चलना, पूरी टीम के लिए खेलता है, अकेले के लिए नहीं खेलता। साथी बीमार होने पर उनका ध्यान रखने, जी अगर कोई साथी बीमार उसका ध्यान रखा जाए। रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, अगर कहीं भी जगह है तो रुकने के लिए आराम और अच्छी जगह ढूंढना। इसके लिए ए, डी और ई सही है। ए, डी और ई ना, ए, डी और ई। ए, डी और ई कहाँ पे है? ए, डी और ई। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। तो जितने लोगों ने विकल्प ए बताया उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही है। जी हाँ, जितने लोगों ने ए बताया। देखिए डेली क्लास के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़िए। क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ दुर्गेश सर सर्च करिएगा बिना स्पेस के, ई लर्निंग पे दुर्गेश पे जुड़िएगा टेलीग्राम पे। सभी लोग जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सबसे पहला काम टेलीग्राम पे अगर जुड़े तो ठीक है, नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा और दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग पे दुर्गेश पे जुड़िएगा। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक करें या ना करें लेकिन शेयर जरूर करिएगा, मेरी आपसे निवेदन है। अभी कहें विद्या माई कसम है, सभी लोग फटाफट शेयर करें, तब आप शेयर कर देते हैं। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लिया, स्क्रीनशॉट हो गया ना? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका है और आपको दिखाई दे रहा होगा। उस वैज्ञानिक का नाम जिसने सबसे पहले मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी। एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी है। यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। इस पर अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया।
बताइए वो कौन है? प्योर एनसीईआरटी है, जी हाँ प्योर एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं मैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करें और इस प्रश्न का जवाब जरूर दें। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जो जवाब है सभी लोग देंगे। जी हाँ, इसका राइट आंसर आप लोगों ने बनाया है रोनाल्डो राज, सही एकदम। जी हाँ, इस प्रश्न का जवाब आप लोगों ने पूरी तरीके से सही दिया है। रोनाल्डो रास इसका राइट आंसर है। देखिए, रोनाल्डो रास ने सबसे पहले मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक किया और सिद्ध किया मलेरिया मच्छर से फैलता है, और इसी के लिए उन्हें 1902 में चिकित्सा का क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ये जितने लोगों ने बताया है सही जवाब है। भगवान करे जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के सीटेड इतने 72 अंकों से प्राप्त हों कि वो कभी सोचे भी ना हो, सभी के 120 प्लस आए। लेकिन आप कभी मेहनत में कमी मत करिएगा, लगातार अपना बेस्ट देते रहिएगा, ठीक है? सभी लोग, चाहे वो लाइक करें या ना करें, लेकिन सभी लोग लगातार आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कंपकपी बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजर रहा हूँ। रक्त की जांच ने डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी है, तो अब बताइए वह किस रोग से पीड़ित है? मैं उम्मीद करता हूँ जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे। किसी का जवाब गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप काफ़ी मेहनत से पढ़ रहे हैं और आपको सिलेक्शन देना है। जी हाँ, ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। डेली क्लास की टाइम टेबल आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जहाँ पे आपको दुर्गेश सर सर्च करना बिना स्पेस के, ये लर्निंग विद दुर्गेश जोड़ना है। ईबीएस की क्लास आपको प्रतिदिन रात 9:30 बजे मिलती है। बताइए इसका जवाब क्या होगा? एकदम राइट आंसर, बहुत सही। भगवान करे आप लोग आगे इसी तरह बढ़ते रहे। बहुत अच्छा आप लोगों ने दिया है, बहुत अच्छा जवाब है। मलेरिया इसका राइट आंसर है। देखिए, जो रजत है वो बेचारा जब खेलने के लिए कहा जाता है उससे, तो कहता है, रजत अपने मित्र से कहा कि मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। तो जो बुखार होता है मलेरिया का, उसमें कपकपी आती है, तेज बुखार होता है, सिर दर्द, पसीना, इसके सामान्य लक्षण है। क्योंकि पसीना वाला मलेरिया में प्लाज्मोडियम, लिख लेना चाहें तो लिख लीजिएगा, प्लाज्मोडियम लिख लीजिए आप सभी लोग, प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ जो होते हैं, गण के जो प्रोटोजोआ होते हैं, परजीवी के माध्यम से फैलता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर एकदम राइट है। मलेरिया इसका सही जवाब है। इसका मलेरिया राइट आंसर होगा। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो अब हमें अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है? सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दें। यहां पे अल-बरूनी के बारे में हमें आपको पढ़ना है। अल-बरूनी कौन था? तो सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताया। सारा डेटा एनसीईआरटी है, जितना चीजें मैं पढ़ा रहा हूं प्योर एनसीईआरटी है। अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी, अगर आप हमारे क्लास में रेगुलर होंगे, तो यकीन मानिए यहां से प्रश्न आपके कभी गलत नहीं होंगे। प्योर एनसीईआरटी है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। सभी लोग फटाफट जवाब दें। सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, कम से कम 10-10 लोग को शेयर करिएगा। आज की क्लास 10-10 लोगों को। अगर हम अल-बरूनी की बात करें तो जिसने भारत के लोगों को संस्कृति अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की, गलत है। वह कुतुब शाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया, गलत है। वह अफगानिस्तान का व्यापारी था, जी नहीं। वह उज्बेकिस्तान का यात्री था, सही। उसने किताब लिखी, जी कौन सी किताब लिखी? ताकीके हिंद, जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक होती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा चौथा, इसका राइट आंसर है। सभी लोगों ने एकदम सही जवाब बताया, एकदम सही। तारीख अल हिंद, ताकीके हिंद इसकी प्रमुख पुस्तक थी जो भारतीय इतिहास को जानने में मदद करती है। यह उज्बेकिस्तान का था। यह डेटा आपको केवल एनसीईआरटी में मिलेगा। जी हाँ, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है या एनसीईआरटी में हमारी नोट्स पढ़ी है तो आपको यह प्रश्न कभी जीवन में गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, कभी जीवन में आज आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, तब तक आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, जय हिंद दोस्तों, सभी लोग शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, सभी लोग फटाफट शेयर करिए। जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करिएगा। उसके शेयर करने के आपके पैसे नहीं लगते। आगे बढ़े, इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने इसे व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे जरूर डालिएगा। मैं वाटर मार्क नहीं देता कि ये प्रश्न आपका है।
अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। रात में जगने वाले जानवर को हर चीज कैसी दिखती है? जी हाँ दोस्तों, सभी को इसका जवाब देना है। कोई भी साथी ये नहीं कहेगा कि सर हमको ये समझ में नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, सभी को इस प्रश्न का जवाब देना है। कोई भी साथी ये नहीं कहेगा कि यह प्रश्न उसको समझ में नहीं आया। जो जानवर रात, ये एनसीईआरटी है, पूरा एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं मैं, पूरा एनसीईआरटी है। जी हाँ, ये पूरा एनसीईआरटी है, इसके बाहर आपको नहीं जाना है, यह बात आपको नोट करना है। जो जानवर रात में जगते हैं उन्हें केवल काली और सफेद चीजें ही दिखती है। बहुत सही जवाब, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोग का, सभी लोग एकदम जवाब दे रहे हैं। अगर आप लोग इस तरह से पढ़ते रहेंगे तो सीटेट पास होने से कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ, कोई भी माइक लाल आपको रोक नहीं सकता कि सीटेट में आपका स्कोर रुक जाए। आप 120 प्लस जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। सभी लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितने अच्छे से आप लोग प्रयास कर रहे हैं। एसएसटी क्लास सुबह दोपहर को 3 बजे होती है। एसएसटी 3 बजे होती है। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और एक बड़ा प्रश्नों की सीरीज है। चलिए इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा है, यह भी एनसीईआरटी में है, तो सभी लोग इस प्रश्न को देखेंगे, इस प्रश्न का जवाब देंगे, ताकि यहां से आपके प्रश्न कभी गलत ना हो। फटाफट सभी लोग कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। और क्या प्रतिदिन रात आएंगे? क्या सभी लोग आएंगे? टाइम है रात 9:30 बजे। जी हाँ, ईवीएस की टाइम 9:30 बजे रात फिक्स है आपकी। जी हाँ, एनसीईआरटी पैटर्न पर। नहीं, आज हिंदी क्लास आज भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कल से जरूर होगी। आज भर आपका समय। देखिए यहां पे हम इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं सभी लोग। हाथी के झुंड में केवल हथनियां रहती हैं और 14-15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। कह रहा है किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी नेता होती है। एक झुंड में हाथनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है? तो भैया एनसीईआरटी मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपने हमारी एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपका इस प्रश्न का कभी जवाब गलत नहीं होगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट बताएं। मैंने इसको एनसीईआरटी में पढ़ाया है और आपने देखा होगा कई बार पूछा है परीक्षा में, घुमा फिरा कर कई बार परीक्षा में पूछा है। देखिए ये आपका सही है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां बच्चे रहते, 14-15 वर्ष तक बच्चे रहते, उसके बाद वो झुंड छोड़ देते हैं। ए सही है। फिर सी सही है कि झुंड में जो बुजुर्ग हथनी होती है वो पूरे झुंड की नेत्री होती है, वो पूरे झुंड की नेता होती है, इसलिए इसका ए और सी सही है। इसकी संख्या लिमिटेड है। आप कमेंट करके बताइए उनकी संख्या में कितने हो सकते हैं। वो एक ही परिवार से नहीं हो सकते, इसलिए इसका उत्तर ए और सी राइट आंसर है। और ए और सी इसका मतलब तीसरा इसका उत्तर सही है। सी इसका राइट आंसर है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही हैं। आप लोगों ने एकदम राइट आंसर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही उत्तर दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तब तक आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करें। लाइक अगर आपने नहीं किया है तो सबसे पहला काम लाइक करें। जी हाँ दोस्तों, लाइक करने के आपके पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन बाद में अगर कोई वीडियो देखेगा उसे लगेगा कि सर ने कुछ हद तक ठीक ठाक पढ़ाया था। इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट करके आप अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे डाल सकते हैं विदाउट वाटरमार्क, ताकि आपका प्रश्न हो जाए। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और आपको दिखाई भी दे रहा होगा। प्रश्न है कि पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जरूर जवाब दें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचना दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग। जी हाँ दोस्तों, एकदम सभी जवाब, बहुत ही सही जवाब आ रहा है। ये भी एनसीईआरटी में है, उसे हम पराग कहते हैं। बहुत ही सही जवाब दिया आपने। जो पराग होता है ये पौधों द्वारा संश्लेषित शर्करा युक्त तरल होता है, इसका निर्माण फूल में होता है। हंगिंग बर्ड, तितलियां अनेक छोटे कीट खाद्य पदार्थ हैं, मधुमक्खियां इनका प्रयोग शहद बनाने के लिए करती हैं, ये पराग का ही प्रयोग करती हैं। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही जवाब है। इस प्रश्न की चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने फेसबुक पे डाल सकते हैं, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा सकते हैं, ताकि आपके साथी भी, आपका मित्र आपका जवाब दे सके। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरी गारंटी है कि यहाँ पे देखने वाले सभी लोग 120 से ज़्यादा स्कोर करेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हम आपको मैप बनाकर मैप भी सिखाते रहेंगे, ताकि आपको मैप, भारत का जो ये जो मैप है, इससे भी आप पूरी तरह से परिचित
हो जाएं। चलिए दोस्तों, सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। माना ये भारत का नक्शा है, बहुत अच्छा तो मैंने नहीं बनाया है, लेकिन माना ये भारत का नक्शा है। कह रहे दिया आप रेलगाड़ी द्वारा, सभी लोग फटाफट जवाब दें, सभी लोग फटाफट जवाब दें। बहुत अच्छा तो मैप नहीं बन पाया, काम चलाओ बना है। जी हाँ, ये डेली क्लास की जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जहाँ पे आपको सर्च करना है दुर्गेश सर बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर ये डेली क्लास आपको मिलती है। कह रहा है रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पे क्या दिखेगा, देखिए यहाँ की बात कर रहा है। अगर हम इस प्रश्न को देखें तो जो हमारा गुजरात है वो यहाँ पे है, ये पूरा गुजरात का बेल्ट है। तो बताइए वहाँ पे क्या दिखेगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें सभी लोग फटाफट, सभी लोग, क्योंकि देखिए ये लोकेशन यही है, यहीं पे है, इसी गुजरात की बात हो रही है। सभी लोग फटाफट जवाब दें, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग शेयर करेंगे। सभी लोग, अगर आपका उत्तर सही होता है, एकदम राइट आंसर दिया आप लोगों ने कि ढोकला चटनी नींबू वाला चावल, एकदम राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों का भोजन है, यहाँ का प्रचलित खाद्य पेय है, खाद्य भोजन है, इसलिए प्रश्न का जो उत्तर होगा दूसरा या 20 का राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रश्नों का जवाब दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। अब विद्या माई कसम है, सभी लोग फटाफट शेयर करिए, सभी लोग फटाफट लाइक करिए और इस तरह के प्रश्न जवाब देते रहिए। आप हमें बताइएगा कि गुजरात गुजरात की सीमा किन किन राज्यों को स्पर्श करती हैं। एक छोटा सा प्रश्न है आपको कि गुजरात की जो सीमा है वह भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती हैं। यह इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि जो गुजरात राज्य है इसकी सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर आपको सभी को बताना है, फटाफट जवाब दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप चाहें तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें, ठीक है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए डेली क्लास की लिंक यहाँ पे है आपको, अगर आपको डेली क्लास पढ़नी है ई लर्निंग विद दुर्गेश की 2020, तो 3 बजे आपका सामाजिक शिक्षण है, 4:30 बजे विज्ञान शिक्षण है, जो प्राइमरी अपर प्राइमरी दोनों के लिए है। अभी क्लास बाकी है, घबराइए नहीं। 6:30 बजे मनोविज्ञान सीडीपी चलती है, 7:30 बजे गणित और गणित शिक्षण, 8:30 बजे संस्कृत शिक्षण, और अभी पर्यावरण ईवीएस चल रही है। 9:30 बजे, 11 बजे हिंदी चलती है। आज शायद चले, जो भी होगा आपको सूचना दी जाएगी। चलिए, आपके सामने अगला प्रश्न आ चुका है और मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आपको सभी लोग जवाब देंगे। यह भी प्रश्न एनसीईआरटी का है। जी हां दोस्तों, जो यह प्रश्न आपके सामने आया है यह प्रश्न एनसीईआरटी का है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका कारण क्या है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते, इसका कारण क्या है। पूरा एनसीईआरटी पैटर्न है, पूरा एनसीईआरटी। सभी लोग कमेंट करेंगे, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। भैया जी, पक्षियों की आंखें की जो पुतली नहीं घूम सकती तो क्या करते हैं, वो अपनी गर्दन हिलाते हैं। जी हाँ, बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों कि आप लोगों ने एकदम सी, एकदम राइट आंसर बताया, सी को ताला लगाया। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, सभी लोगों ने एकदम सही जवाब बताया, राइट आंसर आपका एकदम सही जवाब है, तो ताला सी को लगा दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है और आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आया है, अभी आया है, यह प्रश्न आ चुका है आपके सामने, फटाफट जवाब दीजिएगा। 1 लाख पॉइंट का प्रश्न है आपका, फटाफट बताइएगा। देखते हैं लाखों रुपए का प्रश्न कौन जवाब देता है। लाखों रुपए के प्रश्न का जवाब सबसे पहले कौन देता है। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर यह कहता है उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, उस रोगी को आयरन की कमी पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए। फटाफट कमेंट करके जवाब दें, देखते हैं ये लाखों रुपए के प्रश्न का जवाब कौन देता है। बताइए किस विकल्प को ताला लगाया जाए। सबसे ज्यादा लोग ए विकल्प को ताला लगवा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ए विकल्प को ताला लगाया जाए। चलिए भैया, विकल्प ए को ताला लगाया जाए। यहाँ पे लोगों ने कहा है कि सर विकल्प ए को ताला लगाया जाए, तो विकल्प ए को ताला लगाया गया। अब आगे बढ़ते हम लोग। अब यहाँ पे कह रहा है कि आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ में क्या मिलती हैं, आयरन मिलता है। आयरन से हीमोग्लोबिन की कमी पूरा होती है। जी हाँ, और पत्तेदार गुड़, जो गुड़ होता है इसमें आयरन मिलता है, इस सभी पदार्थों में। अब हमें जरा कमेंट करके बताइए कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। भैया ये लाखों रुपए का प्रश्न है, देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। फटाफट दीजिए, देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए कि आयरन कमी से कौन सा रोग होता है। भैया ये भी लाखों रुपए का प्रश्न है,
जवाब दीजिए जल्दी जल्दी, लाखों रुपए का प्रश्न है। सभी लोग जवाब दीजिए भैया, सभी को नौकरी करनी है कि केवल एक दो लोग को नौकरी करनी है? जितने लोग को नौकरी करनी है सभी प्रश्न का जवाब दें। एनीमिया इसका जवाब सही ला रहा है, राइट आंसर। मजा आ गया आप लोग को साथ पढ़कर। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और आपको दिखाई भी दे रहा होगा। कह रहा है प्रश्न में कि एनसीएफ 2005, अरे वाह क्या प्रश्न है, मैं फिर पूछूंगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। एनसीएफ 2005 का प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं उम्मीद करता हूं जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ये किसी का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, किसी का गलत नहीं होगा। बताइए, ये भी लाखों रुपए का प्रश्न, एकदम आसान प्रश्न है भैया। ये प्रश्न का कौन सा ताला लगाया जाए? इसके विकल्प में किसको ताला लगाया जाए? किसको ताला लगाया जाए बताइए। स्वतंत्र रूप से प्रयोग कुशलता अर्जित करना, गलत बात। विषय के आधारभूत संकल्पनाओं को समझ, गलत बात। विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, गलत बात। अब आते हैं सही बात की तरफ। सही बात क्या है? कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय की बाहर की दुनिया से जोड़कर पढ़ाना। चौथा सही है। तो चौथे वाले जो थे वो लाखों रुपए जीत गए। जी हाँ, ये लाखों रुपए का आपका हुआ। और आप यहाँ पे जान पाए कि इसका विकल्प जो होगा चौथा, क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता है चाहे जो भी शिक्षण करे, चाहे पर्यावरण पढ़ाए, हिंदी शिक्षण करे, चाहे आप भाषा पढ़ाएं, आप हमेशा कक्षा कक्ष के अधिगम को बाहर की दुनिया से जोड़कर पढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, बाहर की दुनिया से जोड़कर पढ़ाना है। आप लोगों ने एकदम सही बताया है। सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं करिएगा। सभी को ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे चलती है, जीएस की महागाथा की सीरीज, जहां पे एनसीईआरटी पैटर्न को हल करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, बताएं सभी लोग, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान करे आप लोग 120 प्लस करेंगे, और इस बात की गारंटी है आप लोग जितनी मेहनत से पढ़ रहे हैं, और मुझे तो लग रहा है कोई भी ऐसा नहीं है जिसका गलत जवाब दे रहा हो। सभी को उत्तर सही आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए फटाफट वीडियो को शेयर करिए, जो अभी तक शेयर और लाइक नहीं किया लाइक और शेयर कर दें। और अगली सभी क्लास के लिए टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, यह भी प्रश्न लाखों रुपए का है, और मैं चाहता हूं इस लाखों रुपए आपके हो जाएं। खाली प्रश्न के जवाब दीजिएगा। हमारे और आपके लिए इनाम की राशि केवल सिलेक्शन है, और हम आपके सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहे हैं। तो क्या आप भी सिलेक्शन के लिए तैयार हैं? तो किसको ताला लगाया जाए? प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन में अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। तो बताइए फटाफट सभी लोग, बताइए सभी लोग फटाफट बताएं। सभी लोग फटाफट बताएं भैया, लाखों रुपए का सवाल है ये। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सभी लोग फटाफट बताएं, जी हां जल्दी से बताएं। बताएं, आज की क्लास काफी लंबी हो रही है, 9:30 बजे क्लास चल रही है। तो बी को ताला लगाया जाए। सभी लोग कह रहे हैं बी को ताला लगाया जाए। यहां पे देखिए नहीं पूछा है, बी कह रहा है कि उसे काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए ज्ञान एवं कौशल से लैस करना। ये गलत बात है, आप लोगों ने एकदम गलत उत्तर बताया है। जी हाँ, बी को ताला नहीं लगना चाहिए, बी गलत है। अब बताइए किसको ताला लगे? बी तो गलत है। अब आइए, पर्यावरण सरोवर उत्पन्न करना, ये भी गलत है। आइए अब देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा, किसको ताला लगाना चाहिए। अब बताइए, देखिए यहां पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक अनुरूप नहीं है। देखिए यहां पे अब ध्यान से आपको मैं समझाना चाहूंगा, एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़े। उसे शिक्षार्थियों के मानसिक अनुकूल होना चाहिए, एकदम सही बात है। अब यहां पे देखिए इसमें एक विकल्प चौथा है कि अनुरूप अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। क्या क्या? उसे शिक्षार्थियों की उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएं। जी हाँ, यह हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हमें पूर्व ज्ञान का प्रयोग करना होता है। किस ज्ञान का? पूर्व ज्ञान का। और जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। यहाँ पे नकारात्मक प्रश्न है। क्या पूछा है? काम की दुनिया में प्रवेश के लिए बालकों को, बालिकाओं को ज्ञान कौशल से लैस करना पर्यावरण परिचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। अच्छा देखिएगा, एक मिनट ध्यान दीजिएगा आप लोगों ने, इसका बी उत्तर ही सही होगा। बी सही होगा, इसका बी सही है, सॉरी इसका बी सही है। एक मिनट रुकिएगा, आप लोगों ने एकदम सही ताला लगाया है। बी सही होगा, क्योंकि सही है, बी सही है। उसके काम की दुनिया में प्रवेश से छात्रों को ज्ञान कौशल लैस करना, यही गलत होगा। जी हाँ, एनसीएफ 2005 में ये कहता है उसे हमें ज्ञान से लैस नहीं करना है, बल्कि उसे हमें क्या करना है? सिखाना है। हमें क्या करना है? सिखाने पे उसे बल देना है, उसे हमें
करके सीखने पर बल देना है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 20 का राइट आंसर होगा। जो गलत है वही सही होगा। सॉरी दोस्तों, बी आप लोगों ने एकदम सही ताला लगाया था। बी एकदम राइट आंसर है। बी वाले एकदम सही थे। जी हाँ, डी नहीं सही होगा, इसका बी सही होगा। बी एकदम राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो जाता है कभी कभी मेरे साथ भी। जी हाँ दोस्तों, इसका बी जो है राइट आंसर था। बी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। जो गलत है वही सही है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है। यहां पे साफ साफ एक बतिया लिख दिया है। क्या लिखा है कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। यहाँ पे सीधा एनसीईआरटी की बात ही कह दिया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भैया एनसीईआरटी पढ़िए, बहनी एनसीईआरटी पढ़िए, सभी लोग एनसीईआरटी पढ़िए। इसीलिए मैं एनसीईआरटी कहता हूँ। सभी लोग फटाफट बताएं। यह आपके लाखों रुपए का सवाल है। तो आपका जब लाखों रुपए का सवाल है तो भैया गलत नहीं होना चाहिए। आपके लाखों रुपए बाहर नहीं जाने चाहिए। बताइए क्या होगा, बताइए। सभी लोग बताएं, लाखों रुपए का सवाल है। सभी लोग फटाफट जवाब दें। सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर करते रहें और जवाब देते रहें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो मालिक लाइक जरूर कर लीजिएगा। लाइक करने शेयर करने के पैसे नहीं लगते। देखिए, कह रहा है शब्दावलियां याद करना, ये तो गलत हो गया। फिर कह रहा है अधिक संख्या में विषय आधार संकलन व्याख्या करना, ये भी गलत हो गया। ए और 3 में किसको लाग किया जाए? ए और 3 में किसे लाग किया जाए? बताइए, ए और 3 में। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने एकदम सही कहा कि 3 को लाग किया जाए, सी को लाग किया जाए। भैया सी वाले ज़्यादा है, तो सी वाले चिंतन और विस्मय के लिए, बालकों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तो एकदम सही है। सी वाला जितने लोगों ने ताला लगाया उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही हैं। सी एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो और उम्मीद करते हैं यह आज का आखिरी प्रश्न होगा, क्योंकि इसी के साथ आपकी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो थी सुपर 30 सीरीज वो खत्म होती है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? जो गलत है वही सही है। आपको इसमें बताना है कौन सा गलत है। भैया ये भी लाखों रुपए का सवाल है। आपको बताना है किसका कौन सा विकल्प लॉक किया जाए। सभी बताएं कौन सा विकल्प लॉक किया जाए। फटाफट कमेंट करके बताएं कि कौन सा विकल्प को ताला लगाया जाए। किस विकल्प को ताला लगाया जाए? बताएं। सभी लोग फटाफट बताएं किसको ताला लगाया जाए। सभी लोग बताएं भैया क्या ताला लगाया जाए। देखिए, आइए पहले मैं बताऊं, कुछ लोग गलत ताला लगवा रहे हैं। देखिए, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देता, ये तो सही है। गलत आपको छांटना है। विषय में रुचि का विकास करना, ये भी सही है। अब 3 और 4 में किसको ताला लगाया जाए? आखिरी प्रश्न है, 3 और 4 में किसको ताला लगाया जाए? डेली क्लास के लिए आप लोग को टेलीग्राम पे जुड़ना है, जहां पे आपको सर्च करना है दुर्गेश सर। टेलीग्राम पे बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश से प्रतिदिन ईवीएस क्लास रात 9:30 बजे से स्टार्ट होती है। जी हाँ, सभी लोग बताएं फटाफट किसको ताला लगाया जाए। और ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास नोट संबंधी जानकारी ले सकते हैं। सभी नोट्स घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आइए इस प्रश्न पे हम लोग देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा कि नित्य और एकरस विषय पर वस्तु में बदलाव करना। देखिए, अगर आपने एनसीईआरटी के बारे में बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के आधार पर इसका उत्तर बता रहा हूँ। जैसे अगर आपकी दोपहर की कक्षा पढ़ाने के बाद बच्चे आपकी कक्षा में रुचि नहीं लेते आपके पढ़ाने में, तो हम क्या करते हैं, उन्हें कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से हम उन्हें रुचिपूर्ण पढ़ाने का प्रयास करते हैं। मतलब ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो जब ये सब सही है तो गलत कौन सा हुआ? तो आपने कहा सर गलत तो चौथा हुआ, शिक्षार्थियों का आनंद और मजा उपलब्ध कराना। जी नहीं, हमें उन्हें ज्ञान का विकास का प्रयास करना है, हमें उन्हें आनंद मजा देना इसका उद्देश्य नहीं है। क्योंकि हमें कहानी के माध्यम से, किस्से के माध्यम से हमें उन्हें सिखाना है, हमें उन्हें पढ़ाना है। इसलिए
किसको लॉक किया जाए? डी को लॉक किया जाए। डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सी में क्या है, हमें विषय वस्तु को बदलने की बात कर रहा है, कविता सुनाना, कहानी सुनाना, ताकि उसमें रस आए, उसमें बच्चों को तब मजा आएगा। केवल आनंद और मजा उपलब्ध कराना उद्देश्य नहीं है, इसलिए इसका उत्तर चौथा होगा, ना कि तीसरा होगा। इसलिए डी वाले एकदम राइट आंसर है। अब डी वालों का एकदम जवाब पूरी तरीके से सही था। तो क्या आप लोग कल की क्लास पे लाइव रहेंगे? क्योंकि सारी क्लास का शेड्यूल आपको पता है। 3 बजे एनसीईआरटी पे जूनियर की एसएसटी चलती है, 4:30 बजे विज्ञान शिक्षण, 6:30 बजे सीडीपी, 7:30 बजे गणित शिक्षण, 8:30 बजे संस्कृत और 9:30 बजे ईवीएस की महागाथा सीरीज। और ई लर्निंग विद दुर्गेश पे आप लोग दुर्गेश सर सर्च कर बिना स्पेस दिए ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े रहिएगा। अगर फेसबुक यूजर है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ई लर्निंग विद दुर्गेश। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप लोग दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ते हैं। जितने लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर किए हैं उन सभी का इस बार सीटेट में 120 प्लस होगा, क्योंकि आप लोग लगातार इतने अच्छे से जवाब दे रहे हैं। एनसीईआरटी इतना मेहनत से पढ़ रहे हैं, आपको कोई माई कलाल रोक नहीं सकता। और जब आप इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं, परीक्षा चाहे जिस दिन करा ले, चाहे 5 जुलाई को, चाहे बाद में हो, वह उससे आपको कोई मतलब नहीं है। केवल आपको सिलेक्शन से मतलब है। इसलिए आप लोग दिन दूना रात चौगुना लगातार पढ़ते रहें। तो क्या आप इस वीडियो को शेयर करेंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। और बहुत अच्छा लगा आप लोग को कि आप लोगों ने लाखों रुपए के सवाल में आपने जवाब दिया। और इस सब जस्ट किडिंग के लिए, यहाँ पे पैसे आपको नहीं मिलेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन हम आपको पहले बता दिए कक्षा के प्रारंभ में ही। ठीक है, तो आप लोग शेयर करेंगे, मुझे इस बात की खुशी मिलेगी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता जाता हूं कि आप लोग कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा केवल एक राज्य को स्पर्श करती है? भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा केवल एक राज्य को स्पर्श करती है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो कल हम आपकी ऑनलाइन क्लास में आपको बताएंगे कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा केवल एक राज्य को छूती है, और राज्य कौन से हैं और किसको छूती है। सभी लोग कमेंट करके जवाब देंगे। क्लास खत्म होने के बाद इस प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज की क्लास आपको कैसा लगा, आप इसका भी जवाब जरूर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। सीटेट के पेपर होने की तैयारी पूरी थी, लेकिन हो या ना हो उससे हम लोग से नहीं, हम लोग को अपने तैयारी से मतलब है। क्योंकि अगर आप रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग 10-10 लोग को शेयर करिएगा, प्रतिदिन 10 लोग को जोड़िएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश में। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। कितने राज्य जिनकी सीमा केवल एक राज्य को स्पर्श करती है, कल हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हाँ, मैं पे पढ़ा दूंगा, कोई परेशान ना हो आप लोग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथी का। चलिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। बाय बाय। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लिया आप लोगों ने? बाय बाय। मैप क्या करते? ट्रिंगल नहीं है। मैप क्या करते? ट्रिंगल नहीं है। सपना जी, ट्रिंगल नहीं है। ट्रिंगल नहीं है। सबनम खातूम जी, सही जवाब। चलिए बाय बाय। धर्मेंद्र जी, अंगूठा मतलब ठेंगा भी होता है, अंगूठा मतलब बेस्ट भी होता है। चलिए सारी क्लास पे कल से रहिएगा। ठीक है, मैप पे आधे जल्दी होगा। बाय बाय।